Good morning, students. Let's start the today's lecture. That is lecture number 8 based on extraction. Now the today's topic is what extraction of copper. So the extraction of copper, there number of the steps. So these are the number of the steps, and in between the steps there are some small sub steps. Let's discuss these topics. Extraction of copper. तो चलिए मेरे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के। और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर बोर्ड पॉइंट में इसके ऊपर बात हो रखी है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें इसकी बोर्ड में आई हुई हैं और क्यों ये टॉपिक हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं एक्सट्रैक्शन पर। तो जैसे मैंने आपको एक बार एक्सट्रैक्शन पहले भी बताई थी, और वो एक्सट्रैक्शन बताई थी आपकी किसके ऊपर, वो एक्सट्रैक्शन थी हमारे पे आयरन के ऊपर। तो आयरन के ही स्टेप्स को मैंने आपको बोला था कि बाकी मेटलों के ऊपर भी फॉलो करते रहिए। और क्योंकि ये पेपर पॉइंट में मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक हो चुका है, लेकिन आपको रेडी रहना है अगली बार नेक्स्ट पेपर में, जो कि यूटी सेकंड है, और आपके लिए 50 नंबर का पेपर रेडी हो चुका है। प्रॉपर तैयारी करिए, अच्छी तरह से तैयारी करिए, बहुत ही बढ़िया वाली तैयारी करिए और बहुत अच्छा परफॉर्म करिए, क्योंकि इस बार आपके पास लेवल, टफनेस ऑफ द लेवल भी आपका बढ़ेगा, और साथ में उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन है। न्यूमेरिकल सेक्शन आपके पास सॉल्यूशन से है, बाकी चैप्टर ऑलमोस्ट आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन में जाएंगे। साथ में एक उसमें पैसेज भी है, पैसेज के बेस पे आपके पास, पैसेज में बेस पे आपके पास 5 सिंपल से, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन रखे गए हैं, वो सभी के होने चाहिए। न्यूमेरिक के ऊपर स्ट्रेस दीजिए, ये आपके पास आज की इंफॉर्मेशन होगी। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर। तो सबसे पहले कॉपर के एक्सट्रैक्शन में हमें क्या चाहिए? कॉपर के एक्सट्रैक्शन में चाहिए होगा मेरे को सबसे पहले ओर। अब ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो कौन सा और होता है इसका? सबसे पहले तो इसका फार्मूला, ये मैंने फार्मूला इसीलिए आपको शुरू में बता रखे थे, CuFeS2। अब देखिए कॉपर में कितना बढ़िया ओर है और कितना इंपॉर्टेंट ओर है, CuFeS2। अगर ये ओर हमारे पास हो तो इसमें से आयरन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कॉपर भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए होगा ये ओर। अब पहले आप मेरे को इस ओर का नाम बता दीजिए, और जिसने भी नाम इसमें पहले सबसे पहले बताया गया वो डेफिनेटली इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहा है। तो चलिए जी, तो पहला हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए मेरे पास ओर, और ओर क्या है? CuFeS2। तो आपको बताना है इसका नाम क्या है। अब पहला स्टेप इसके अंदर है क्या? फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन में मेरे को फ्लोटेशन कौन कौन से तरीके से करने हैं। तो फ्लोटेशन करने के मेरे पास तरीके कौन से हैं, ये आपको पहले से ही पता है कि फ्लोटेशन तरीका किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो देखो फ्लोटेशन का जो तरीका काम करता है प्रिंसिपल पर, वो क्या होता है? वो प्रिंसिपल होता है आपके पास किस चीज की? वेटेबिलिटी। वो किस चीज पर काम करता है, यानी कि इसके ऊपर जो प्रिंसिपल लगता है वो क्या है? वेटेबिलिटी या वेटेबिलिटी इज द बेस्ड ऑन द वेटेबिलिटी। तो वेटेबिलिटी पर काम करेगा, और वेटेबिलिटी के लिए 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्टेप, बोलिए। हाँ शाबाश। एक तो यूज करा जाता है इसमें स्टेबलाइजर। हाँ जी, स्टेबलाइजर के एग्जांपल कौन से हैं ये आपको मैंने बता दिए होंगे, या नहीं पता तो वापस करिए। और दूसरा इसमें क्या चीज मिलाई जाती है? इसमें मिलाई जाती है कलेक्टर, और कलेक्टर के एग्जांपल बहुत बार पूछे गए हैं। और तीसरा इसमें क्या होता है? तीसरा होता है डिप्रेसेंट। बहुत बढ़िया, डिप्रेसेंट, और डिप्रेसेंट का एग्जांपल भी आपको पता होगा। तो 3 स्टेपों के थ्रू हम इसमें फ्लोथ में जाएंगे, फ्लोथ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर को पकड़ा। ओर आपके पास क्या है? CuFeS2, नाम आपको पता होनी चाहिए इसका क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास फ्लोटेशन में वेटेबिलिटी पर काम करेगा। 3 इसमें स्टेप करूंगा। 3 स्टेप के बाद इसमें पहला प्रोसेस आपके पास हो चुका फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन के ये तरीके हो गए आपके पास करने के। अगला स्टेप आपके पास क्या है? अगला स्टेप आपके पास है रोस्टिंग, यानी कि रोस्टिंग मैंने आपको बताया था रोस्टिंग किस तरह से की जाती है और किसकी होती है। और रोस्टिंग के लिए आपके पास जो इंप्योरिटीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए, रिमूवल करना है मेरे को फ्लोथ से, और वोलेटाइल कंपाउंड के फॉर्म में लिखे गए। तो ये किस पे काम करेगा? ये काम करेगा आपके पास रोस्टिंग के लिए वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्टेबिलिटी होगी, वोलेटाइल कंपाउंड में आपको कन्वर्ट करना है वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कंपाउंड आपके पास बनेगा यहाँ पे। वोलेटाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन में मेरे को चाहिए होगा वोलेटाइल कंपाउंड में। अब इसमें इंप्योरिटीज किस में मिलेंगी, ये पेपर में भी पूछी गई, इसमें किस तरह की इंप्योरिटीज मिलेंगी? तो डेफिनेट बात है सल्फर इसमें मिल सकता है, जो कि सल्फाइड का ओर है रोस्टिंग में। और देन उसके अलावा क्या मिल सकता है? फास्फोरस मिल सकता है। उसके अलावा कौन सा मिल सकता है? कोई कंपोनेंट और मिल सकता है, जैसे आर्सेनिक वाली इंप्योरिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो दी जाता है सम इंप्योरिटी जिसका हमें क्या करना है? रोस्टिंग करनी है इन फॉर्म ऑफ वोलेटाइलिटी कंपाउंड के बेस पर। तो फ्लोथ में क्या करना है? वेटेबिलिटी, और रोस्टिंग में क्या करनी है? वोलेटाइलिटी कंटेनिंस में। और ये आपके पास इंप्योरिटी दी जाती है। व्हाट आर दीज आर द इंप्योरिटीज, ये इंप्योरिटीज हैं।
तो ये पेपर में भी पूछा जा सकता था कि कॉपर का जब एक्सट्रैक्शन करते हो तो किस तरह की इंप्योरिटीज वहां पर मिला करती हैं। तो ये हो गई रोस्टिंग के लिए। तो रोस्टिंग में प्रिंसिपल क्या हुआ, वोलेटिलिटी, और फ्लोथ के लिए क्या हुआ, वेटेबिलिटी, वोलेटिलिटी, वेटेबिलिटी, और ये इसके स्टेप और ये इसके इंप्योरिटीज, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी रोस्टिंग किस तरह से होती है, क्या हवा के प्रेजेंस में होती है, हवा के एब्सेंस में होती है, कौन सी इसमें से गैस रिलीज होती है, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। रोस्टिंग हमारे पास क्या, तो अब रोस्टिंग की प्रोसेस के बेस पे यहाँ पर डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, केवल रोस्टिंग से ही आपकी बात हो जाएगी। तो इतना आपको याद रखना। तो पहला स्टेप कौन सा हुआ, फ्लोटेशन, दूसरा आपके पास क्या हुआ, रोस्टिंग। अब है रोस्टिंग से हम स्मेल्टिंग के केस में अगर जाएंगे तो हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है कि हम कर किस में रहे हैं। जैसे आयरन के लिए आपने बस क्या बोला था, आयरन को प्यूरिफिकेशन करने के लिए कौन सी भट्टी का यूज कर रहे थे, बताइए कौन सी फर्नेस उसमें यूज हो रही थी, तो उस फर्नेस को भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें भी आपके पास एक ब्लास्ट फर्नेस के ही बेस पे हम जा सकते हैं। यहाँ पे स्मेल्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग ऑफ द रोस्टेड ओर को अगर हम ब्लास्ट फर्नेस में यूज करें तो भी हम जा सकते हैं। तो स्मेल्टिंग ऑफ रोस्टेड ओर, ये जो ओर आप ऊपर से लेके आए उसको हमें स्मेल्टिंग करनी है। तो करेंगे किसमें, ये हो गया आपके पास ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में की जाएगी, और ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टेड कोक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट मेरे को चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि स्मेल्टिंग का काम ही था रिड्यूसिंग एजेंट को ढूंढना। और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, कोक का यूज करा जाएगा। और बेसिकली यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर फ्लक्स भी हम ऐड करेंगे। द नया वर्ड इज द फ्लक्स, यू एडिट फ्लक्स। और फ्लक्स को यहां पे जो यूज करा जाता है, फ्लक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे SiO2। और ये फ्लक्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एसिडिक और दूसरा था बेसिक। ये फ्लक्स की क्लासिफिकेशन है एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक फ्लक्स कौन सा, बेसिक फ्लक्स कौन सा, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो ये फ्लक्स हम एडिट करेंगे और इसके लिए कुछ केमिकल इक्वेशन भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो केमिकल इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हम यहाँ पे लिखा जा सकता है कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी ऊपर में आपने और क्या लिखा था, ऊपर में और था CuFeS2। तो इस फॉर्म में यहाँ पे भी मिल सकता है आपको, क्या मिल सकता है कि भाई FeS मिल सकता है आपको, FeS और मिल गया। आपने इसे ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया, देन यहाँ पे क्या बना, ऑक्साइड बन गया। किस चीज का ऑक्साइड बना, FeO का। और गैस कौन सी निकली, SO2 निकल गई। बात ठीक है, हाँ जी ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया इसके अंदर, उसके बाद आपने अभी मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, ये रहा फ्लक्स। अब इसमें फ्लक्स मिला दो, FeO प्लस SiO2 क्या बना यहाँ पर, बताइए रिएक्शन क्या हुई, Fe बिल्कुल ठीक बात, Si बिल्कुल ठीक बात, O3 ये। तो ये बन गया आपके पास कंपोनेंट। तो अब यहां पर देखने वाली बात, ये क्या था, ये क्या है, फ्लक्स, हाँ जी फ्लक्स है। और ये क्या है, इंप्योरिटी के बेस पे गैसेस कंपोनेंट आपके पास है फ्लक्स में। तो ये आपके पास ये क्या पे इंप्योरिटी होगी। और मिला क्या था आपने, SiO2। तो SiO2 है फ्लक्स, SiO2 फ्लक्स होगी, ये इंप्योरिटी होगी, SiO2 फ्लक्स होगी। और ये जो बना है ये आपके पास निकला है स्लैग, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बंदा क्या था, ये इंप्योरिटी है, याद रहे ये इंप्योरिटी है और ये क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स ने इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन हो गया, यानी कि फ्यूज फॉर्म में, जो फ्यूज फॉर्म में निकलेगा दैट इज स्लैग। तो ये है स्लैग की डेफिनेशन। तो ये सारी की सारी हमारे पास स्मेल्टिंग में होने वाले काम का एक पार्ट है। देन उसके बाद आपके पास क्या करना है, उसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रोस्टिंग और स्मेल्टिंग का एक पार्ट है। तो इसमें भी आपके पास रिएक्शन यहाँ पर बढ़ सकती है। तो रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। तो और कौन सी रिएक्शन बनती है, स्मेल्टिंग की बात हो रही है, और कौन सी बात हो सकती है यहाँ पे, तो CuS भी तो है, क्यों, और कौन सा ले रखा था आपने, देखिए और कौन सा था, CuFeS। तो जो ऑक्साइड के जो पार्ट्स बनते हैं वो तो आयरन के साथ हो गया। और अब क्या बचा, कॉपर। तो कॉपर के बेस पर अगर हमें कॉम करना तो फिर से वही क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनना है, Cu2O बनना। और अब की बार गैस कौन सी निकलेगी, फिर से वही बात, SO2 गैस निकलेगी। फिर से आपने क्या करना है इसमें, फिर से आपने क्या करना है, तो ये कॉपर मेट वाली जो कंडीशन होती है वो भी आपके पास यहाँ पे मिला कर सकते हैं। तो CuFeS2 कॉपर मेट, याद कर लीजिए, कॉपर मेट भी कंडीशन यहाँ पे बना कर सकती है। तो अगर ये कंडीशन ये बनती है तो Cu2S और साथ में यहाँ पे आयरन के कुछ इंप्योरिटी भी मिल सकते हैं, FeS। और ये जो बनता है, ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड, ये जो कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड कॉपर मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह बात। तो ये कंडीशन यहां पे मिला करती है कॉपर मेट। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि कॉपर मेट जो है ये कहां पर मिलती है, कॉपर मेट मिला करती है स्मेल्टिंग वाले केस के अंदर, जो कि रोस्टिंग का फॉर्म है। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है, यानी कि जो स्मेल्टिंग का जो केस है, यानी कि रोस्टिंग वाले जो केस है उसमें स्मेल्टिंग वाले केस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे कॉपर मेट यहाँ पे मिला करती है, जो कि CuFeS2 का एक पार्ट है। देखिए यही और आप ऊपर से लेके आते हैं, यही और आपने ऊपर से इसे लेके आए थे। तो ये काम करता है ये।
तो इस कंडीशन को हमें रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए स्लैग। इस कंडीशन को हटाने के लिए, इस कंडीशन को अगर मैं हटाऊं, दैट इज ये, इसको मैं ऑक्साइडिक फॉर्म में लेके आऊं, तो दैट इज स्लैग। स्लैग के फॉर्म में ही ये बाहर को निकलेंगी, यानी कि रिमूवल ऑफ स्लैग के फॉर्म में ही निकला करेंगी। तो यहां पर दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ठीक है जी। तो कॉपर मेट क्या चीज है, तो कॉपर मेट इज द मिक्सचर ऑफ किसका, CuS और FeS का, और कलेक्टेड एट द बॉटम। हम नीचे फर्नेस में, नीचे ब्लास्ट फर्नेस में नीचे इकट्ठा कर लेते हैं, और इसको हम कॉपर मेट कहा करते हैं। तो ये कॉपर मेट है, ये ब्लास्ट फर्नेस में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ये कॉपर मेट है, ये ब्लास्ट फर्नेस में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आपके पास देखने वाली चीज है। देन उसके बाद अगला वाला स्टेप आपके पास क्या है, अगला वाला स्टेप आपके पास है कि ये है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन अपने आप में कॉपर में इंपोर्टेंट होने वाली प्रोसेस का एक पार्ट है। बेसिमराइजेशन बेसिकली कॉपर में होने वाली एक सबसे इंपोर्टेंट पार्ट का एक पार्ट है। तो बेसिमराइजेशन क्या करता है, बेसिमराइजेशन करता है कि बेसिमर जो है अपने आप में कन्वर्टर है। कन्वर्टर जैसे इन्वर्टर, कन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है काम, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कन्वर्टर क्या काम कर रहा है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें क्या, कन्वर्टर इज ए सिलिका लाइनिंग कन्वर्टर है। सिलिका, सिलिका के लिए गिवी कंपोनेंट है सिलिका। तो इसके अंदर क्या चीज है, सिलिका, सिलिका की लाइनिंग है। ये एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था लाइव सेशन में। तो सिलिका लाइनिंग कंपोनेंट है। सिलिका लाइनिंग कंपोनेंट का काम क्या होता है, जरा आप लोग भी बताएं कि सिलिका लाइनिंग का काम यहाँ पे क्या है। साथ में इसमें हॉट एयर का भी काम किया जाता है। सिलिका लाइनिंग है, लाइन कर रखी इसमें, लाइंड, और साथ में इसमें हॉट एयर का भी यूज अच्छा खासा होएगा। यह है इसका काम। तो क्या काम कर रहा है, तो बेसिमर कन्वर्टर का काम कर रहा है, जो कि इस चीज की बनी हुई कंपोनेंट होती है, और इसमें बहुत सारी रिएक्शन का टेक बात होता है। तो फॉलोइंग रिएक्शंस में से कोई भी रिएक्शंस आप लिख सकते हो। तो ऊपर से आप क्या लेके आए थे, FeS, और यहां पर आपने ऑक्सीजन के कंपोनेंट को इसमें डाला, और क्या बना, FeO, और गैस कौन सी निकली आपकी, CO2। ये भी बेसिमर का ही रीजन है, जो कि ऊपर से कंपोनेंट आपके पास आती हैं, फ्लक्स के बेस पे आती हैं। फिर इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर ऊपर वाली रिएक्शन फिर से रिपीट कर सकते हो आप। O को क्या मिला, SiO2। अब तो शायद आपको पता चल गया होगा SiO2 क्या है, अपने आप में फ्लक्स है। किस फॉर्म में निकला, ये निकला स्लैग के फॉर्म में। स्लैग के फॉर्म में कैसे निकलेगा, FeSiO3 के बेस पर। ये सारी की सारी कंडीशन भी हमारी यहीं पर पॉसिबिलिटी होती है कि जो हम इस स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहां पर एक चीज और भी आती है, उस एक चीज और को भी हम जरा आगे समझते हैं कि ये जो आपने ले रखा था कॉपर मेट के बेस पर, उसको भी हम आगे जाके सेपरेट कर सकते हैं। और जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सल्फर डाइऑक्साइड अगर उसमें से निकले, तो हम इसे ब्लिस्टेड कॉपर भी कहा करते हैं। तो क्या जी, जो ऊपर आपने रिएक्शन ले रखी थी, देखिए ये वाली रिएक्शन, इस वाले को, तो इस वाले को रिएक्शंस के बेस पे भी हम जा सकते हैं। और यहाँ फिर हम ऑक्साइडिंग जो कंडीशंस होते हैं, ऑक्साइडिंग कंडीशन को भी एक साथ लिखा जा सकता है। अब जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कॉपर के ही पार्ट बचते हैं, Cu2O है, और साथ में आपके पास Cu2S है, और इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस देखिए निकल गई यहाँ से, और क्या बचा, कॉपर बचा। कॉपर कितने हो गए आपके पास, 2 4 जो 6, आपने 6 या 4 ऐसे बच लीजिए, और साथ में आपके पास हो गया SO2। आप इसे बैलेंस करिए। ये तो कॉपर की सरफेस में से सल्फर डाइऑक्साइड का गैस का निकलना क्या कहलाता है, ब्लिस्टर कॉपर। इसी चीज को हम कहते हैं ब्लिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये किस में होने जा रहा है, ये किस में होता है, ये होता है बेसिमराइजेशन में। ये बेसिमराइजेशन का एक पार्ट है, ये याद रहे। तो कौन सा कॉपर बना है, कौन सी कॉपर, हम क्या कहेंगे इस कॉपर को कहेंगे ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर, इट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। ये हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर का एक पार्ट है। तो जब हम कॉपर के सल्फाइड और कॉपर के ऑक्साइडों को आपस में प्यूरिफाइड करें, और वहां से आपके पास कॉपर मिलेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज होगी, तो कॉपर के सल्फेट में से सल्फर डाइऑक्साइड की गैस के रिलीजिंग की कंडीशन जो बनेगी, दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टर कॉपर। तो यहां से ब्लिस्टर कॉपर को हम आगे जाकर रिफाइनिंग प्रोसेस में जाएंगे, और रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ही आसान होती है। रिफाइनिंग प्रोसेस, और रिफाइनिंग हो किससे रही है, रिफाइनिंग हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का शायद आपने पार्ट पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक एक तो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक आपके पास एक कंटेनर ले लेना है, एक में इम्प्योर और दूसरे में प्योरिंग के बेस में, एक को कैथोड में, एक को एनोड में, और इस तरह से हम इसे प्यूरिफाई करेंगे। तो रिफाइनिंग की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन आप इसे सेल्फ में करिए, और पढ़िए कि इसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे है। और यहाँ पर आप डायग्राम बना लीजिए इस चीज का, यहाँ पर डायग्राम बना लीजिए। और अगर आपको बेसिमराइजेशन का डायग्राम मिलता है, यहाँ पे डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम यहाँ पे भी डाल सकते हो।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ पर होने वाले रिएक्शंस को आप समराइज कर सकते हो, रिएक्शन को कंपेरिजन कर सकते हो एक दूसरे के साथ। कम रिएक्शंस चाहिए, ज्यादा रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये जो जहां पर मैं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे कॉपर ब्लिस्टर कहाँ पर बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा आपके पास कॉपर मेट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2-3 चीजें आपको जरूर पूछी जा सकती हैं। और कौन सा, ये पूछा जा सकता है। और साथ में आपके पास फ्लक्स आपने कहां पर मिला रखा है, ये पूछा जा सकता है। फ्लक्स की क्लासिफिकेशन क्या है, ये पूछा जा सकता है। और स्लैग आपने किस फॉर्म में निकाला, ये पूछा जा सकता है। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। और बाकी जैसे ये इम्प्योरिटीज, तो इम्प्योरिटीज कौन सी कहां पे मिली है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और बाकी ये कंडीशन से आप तो शायद ना पूछे कि कौन सी चीजें यहाँ पे की है। और देन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हो गए। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर। कहां पर क्या क्या चीजें आपने ऐड कर रखी, कहां से क्या क्या चीजें आपने निकाल रखी, ये भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो एक बार एनसीईआरटी के बुक से कंसल्ट करिए और साथ में ये स्टेप को फॉलो करिए। सारे के सारे स्टेप को एक पेज में ले आइए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इस तरह की चीजों में। और थोड़ा सा ऐसे कंप्लीटिंग फॉर्म में जाइए, ये थोड़ा सा ऐसे कंप्लीटिंग फॉर्म में जाइए, कंप्लीट करिए इसे। और जहां जहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात कर रखी है, वहां पर डायग्राम बताइए और कौन सी इक्वेशन है, उन इक्वेशनों को ध्यान दीजिए। और जो पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू में है, वो पेपर में मैंने आपको पहले ही इसमें इंपॉर्टेंट बता दिया कि कहां पे क्या क्या है। बेसिमराइजेशन के बेस पर अभी तक कोई बड़ा क्वेश्चन आपके पास नहीं आया, इस स्टेप को जरा ढंग से कर लीजिए। तो दीज आर द सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो बड़े स्टेप आपको जरूर पता होनी चाहिए। फ्लोटेशन है, रोस्टिंग, और देन स्मेल्टिंग, देन बेसिमराइजेशन। नया वर्ड है बेसिमराइजेशन, कन्वर्टर है एक तरह का। इट इज द कन्वर्टर है एक तरह का। इस कन्वर्टर के बारे में और देख लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन कन्वर्टर के बारे में मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी, थोड़ी सी चीज मैंने इसमें कंसाइज कर रखी है, तो उसे पढ़िए फिर से। कॉपर मेट का रोल इसमें क्या है, वो जरूर आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली इट इज द रोल ऑफ द कॉपर मेट। कॉपर मेट का रोल है इसके अंदर। कॉपर मेट जो ऊपर से आपने बना रखा था, उस कॉपर मेट के अंदर यहाँ पे ट्रीटमेंट करना। तो कॉपर मेट का रोल इसमें किस तरह से यूज करा जा रहा है, तो कॉपर मेट को आपने किस तरह से इसमें यूज किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका पास बना करता है। तो कॉपर मेट यहाँ पे जाएगा बेसिमराइजेशन में, उसमें उसके बाद ट्रीटमेंट आपने कैसे किया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसके अंदर मैक्सिमम कॉपर की प्यूरिफिकेशन आपको मिला करेगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो सभी बच्चों को बाकी के मेटलों को भी इसी तरह से करना है। और बाकी मेटल जैसे कौन सा बचता है, जैसे आपके पास बनता है जिंक के अलावा मैंने आपको बता रखा था कौन सा, सिल्वर के अलावा मैंने आपको बता रखा था कौन सा, गोल्ड। इनमें तो और भी स्लो हो जाएगी प्रोसेसिंग, क्योंकि नॉन रिएक्टिव पार्ट्स हैं। ये तो ऑलमोस्ट प्यूरिफिकेशन की तरफ मिलेंगे। ये तो नेटिव स्टेट में ज्यादातर मिला करते हैं, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है। और इसके अलावा मैंने आपको बता रखा था और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पास है, एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बना करेंगे वो किसमें बनते हैं, वो है आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम, और उसके बाद हो गया आपके पास कॉपर और इवन जिंक। मतलब आते तो सारी की सारी हैं, मतलब इनमें क्वेश्चन आपके पास ज्यादा पूछे जाते हैं ताकि ये एक्सप्लेनेटेड हो सके। तो ये आपके पास एलिमेंट है जिसको आपको जरूर करना चाहिए एज ए एक्सट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से यह है चीज। आपको अगर नहीं पता चली कोई चीज, आप व्हाट्सएप में जुड़िए और यूट्यूब के अंदर इस वीडियोस को लगातार देखिए, 2-2, 3-3 बार देखिए मेरी तरफ से, और पेपर की तैयारी करिए। कल हम लोग लाइव सेशन में भी मिलने वाले। लाइव सेशन में जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है, आप क्वालिटी के क्वेश्चन पूछिए, अपनी डाउट को क्लियर करिए। Hope so this videos is helpful to increase your knowledgeability toward the extraction of copper. So हम अगली बार मिलेंगे। Hope so आपके पास बहुत बढ़िया आप लोग करेंगे, बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। Keep healthy, keep smiling, keep learning. Thank you. Have a great day and double namaste to all of you. Bye.